आपका सब लाइव प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास स्पेन से सैयद कमरुद्दीन सैयद साहब, ग्रोस कराओ से निजामुद्दीन और मुबीन भाई फ्रैंकफर्ट फ्लूगहाफन से, कोलोन से, और हमारे साथ ये जल्द अभी ज्वाइन करा है शकील अनवर कमाल साहब ने। मैं गुजारिश करूंगा कि मुबीन भाई प्रोग्राम को जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमें कराची से जनाब शकील अनवर कमाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले उनको हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऑन बोर्ड लेने का। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिए शकील साहब, और इस वक्त कोरोना के हवाले से कराची की क्या सिचुएशन है और किस तरह से क्या इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं, उस बारे में हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। और ये कि दुनिया कोरोना के बाद किन जहतों में किस किस तरह से चेंज होगी, इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत मुबीन साहब। सबसे पहले मैं अपना तारुफ छोटा सा पेश कर दूं। मेरा नाम शकील अनवर कमाल है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज ए विजिटिंग फैकल्टी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कैपिटल मार्केट्स पढ़ाता ऑन विजिटिंग बेसिस। इसके अलावा मेरा 20-22 साल से ज्यादा का इस कैपिटल मार्केट्स का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तजुर्बा है और मैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की एक छोटी सी फर्म भी चला रहा हूं। आई हैव बीन कंसल्टिंग इन डिफरेंट एवेन्यूज और इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट्स में एक खासा काम किया है, उसका छोटा मोटा तजुर्बा है। तो आपका पहले तो शुक्रिया अदा करना था। और जहां तक रह गई आपकी सिचुएशन में कराची और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उससे मैं आपको आगाह कर दूं कि इस वक्त कराची चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी हब है, इस वक्त कराची गुज़िश्ता 8 रोज से लॉकडाउन सिचुएशन में है। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो भी इक़दामात इसमें लिए हैं वो काफी काबिल सताइश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कराची की डायनेमिक्स आपको मैं थोड़ा सा पहले आगाह कर दूं, कराची एक डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो सिटी है। इट्स अ मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, दुनिया के बड़े शहरों में उसका शुमार होता है। यहाँ आबादी 2.5 से 3 करोड़ नुफूस पर मुश्तमिल है, जिसकी हमें सही आबादी का भी तयन नहीं किया जा सकता। अराउंड तो 1.5 करोड़ के करीब है जी। तो इतनी बड़ी आबादी के इस शहर के अंदर एक पेंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी इक़दाम किए हैं वो काफी काबिल सताइश हैं। लोगों को रोकने के लिए उन्होंने एक लॉकडाउन अनाउंस किया, दुकानें बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया, ट्रैवलिंग और गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी है, जिसकी वजह से काफी हद तक यहाँ पर इस वक्त रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी ऑलमोस्ट हॉल्ट पर आ चुकी हैं। हाँ, कुछ औकात के लिए कारोबार खुल रहे हैं जिसमें बुनियादी जरूरत की अशिया जैसे आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, इसके अलावा बेकरीज हैं और रोजमर्रा अशिया की जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, लेकिन वो भी शाम गए तक उसको भी बंद कर देने का ऑर्डर है। लोग खुद से काफी हद तक तो मैंने ये देखा कि लोग लॉकडाउन सिचुएशन में सेल्फ आइसोलेशन में खुद चले गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरों से आके यहाँ बसती है। कराची एक वसी कल्ब का पर मुश्तमिल एक शहर है जो तमाम पाकिस्तान को अपने अंदर सुमोए हुए है। यकीनन उन लोगों को रोकना मुमकिन नहीं है। लोग, एक तो एजुकेशन इशू है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी कम इल्मी के बायस मामलात की नजाकत या हालात की संगीनी को नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से लोग अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म की मजहबी समाजी एक्टिविटीज भी जारी हैं, लेकिन काफी हद तक गवर्नमेंट ने बहरहाल कंट्रोल कर लिया है। ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये है कि तक 1500 से ज्यादा इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव जो है वो विक्टिम्स सामने आए हैं, जिसमें 800 से ज्यादा जो है वो सिर्फ कराची के अंदर है। ऑलमोस्ट 50% पीपल लिविंग इन कराची।
अब ये इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जो ज़ायरीन की तादाद आई है, जो बैरून मुल्क से लोग आए हैं उनकी वजह से, फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से लोग आए हैं उन्हीं से ये फैला है, बल्कि ये अब इंटरनल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस भी बहुत सारे विक्टिम्स इसमें हमें सामने आए हैं, लेकिन somehow it's been controlled over here। सूरत हाल बहुत अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर इसमें इक़दामात अगर सही नहीं किए गए, फौरी तौर पर नहीं किए गए, फेडरल सतह पर, पूरे पाकिस्तान की सतह, गॉड फॉरबिड अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वी डोंट हैव सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज हियर इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो या प्राइवेट फैसिलिटीज हो, तमाम की तमाम है। और इस वक्त ना टेस्ट की सूरत हाल हमारे पास वाजे है, ना ही हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस सूरत हाल का सामना किया जा सके। अवाम को बहरहाल इसमें खुद ही अपने तय कोशिश करनी पड़ेगी कि वो आइसोलेशन में जाएं, सेल्फ आइसोलेशन में जाएं, वरना फिर एक जो अबतरी हो सकती है, अल अमान अल हफीज। अब जहां तक ये तो मैंने आपको सूरत हाल पाकिस्तान की और कराची की थोड़ी बहुत आगाही दी, आप सब वाकिफ हैं दुनिया भर के इस वक्त के तमाम मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको हर चप्पे की, दुनिया के हर खित्ते की खबर आ रही है। लेकिन अब जो इस सूरत हाल के बाद जो मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है, वो एक बहुत ही अजीब व गरीब सा भी हो सकता है। कुड बी एन इंटरेस्टिंग, मतलब एक इंटेलेक्चुअल डिबेट इसके ऊपर हो सकती है। और आपका, निजाम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने चैनल के जरिए इस बहस का आगाज किया। इस बहस से फायदा ये होगा कि हमें मुस्तकबिल बीनी की थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम आगे आने वाले हालात से निपटने के लिए या उनसे अपने आप को इंटरलिंक करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी जहन साजी कर सके, अपने माइंड मेकअप कर सके। तो आगे जो सूरत हाल है, इसमें आपको पता है कि कोरोना जो है, दैट इज कोविड-19, इसमें 2.4% के अराउंड जो है वो फर्टिलिटी रेट है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो इम्प्लीकेशन, जो इफेक्ट आ रहा है, वो दुनिया की मईशतों पर आ रहा है। सही, इंडिविजुअल सतह पर, कॉर्पोरेट सतह पर और आलमी सतह पर तमाम तर मईशतें इस वक्त ज़बू हाली का शिकार हैं। और हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, हमने चाइनीज स्टॉक मार्केट देख ली, हमने यूके की हालात देख लिए, हमने यूरोपियन कंट्रीज के हालात देखे, और एशिया के अंदर जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो कि बड़ी फ्रेजाइल है, बहुत वीक इकोनॉमी है, वो कैसे सस्टेन करेगी इन हालात के अंदर। इट इज द मैटर ऑफ अ डेली वेजर इनकम टू एन एंटरप्रेन्योर जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहा है, उससे लेकर के एक डेली वेज का जो इनकम अर्नर है, वो सब हर्ट हो रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। ये मईशतों की दिवालिये का सबब बन रहा है इस वक्त, एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ द रिसेशन। इट इज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द चीफ ऑफ IMF यस्टरडे। सही सही। तो दिस इज इस बारे में ऑलरेडी रिसेशन की पेशन गोइयां मौजूद थी 2019 में, सेकेंड हाफ 2019 में ऑलरेडी पेशन गोइयां थी कि एंड ऑफ 2019 में रिसेशन होगा। अच्छा, वो रिसेशन शुरू हुआ और उसके बाद हम कोरोना को हिट कर गए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और अदर देन इकोनॉमी और किन किन एस्पेक्ट में आप देखते हैं कि ये हिट करेगा और इफेक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली? जी एब्सोल्युटली राइट मुबीन साहब। एक्चुअली ये 2019 हम एक रिसेशन को, ग्लोबल मेल्टडाउन को फोरसी कर रहे थे, और इट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। अभी वो किस लेवल पर सबसाइड हुई थी 2019 के एंड में, कि हमारे यहाँ एक नई हमने बात देखी, और वो बात थी ऑयल प्राइस वॉर। इट वाज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड USSR एंड रशिया और सऊदी अरेबिया में जो ऑयल प्राइस वॉर हुई, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन हुई और उसने मईशतों को बहुत डैमेज करना शुरू किया।
इन द मीन टाइम वुहान चाइना से ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कोरोना वायरस की, और उसने चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी रूट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं लॉजिस्टिक्स के, और पूरी दुनिया में उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट हॉल्ट होने लगी। तो नेचुरली उसका जो इफेक्ट आया वो दीगर कंट्रीज में भी आया। अब यकीनन अगर ये सिचुएशन मजीद प्रोलॉन्ग करती है खुदा ना खास्ता, तो डेफिनेटली इट विल डैमेज मच मोर देन वी कैन इवन थिंक अबाउट इट ना। अब रह गई बात इसके बाद आपकी जो है ना, अब इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसके बड़े बड़े दूरस असरात नजर आते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि पूरी की पूरी जो लाइफ की और वर्ल्ड की जो दुनिया की जो जिंदगियां हैं उनकी डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ 9/11, यू मस्ट हैव विटनेस्ड कि 9/11 के बाद दुनिया की एक आलमी सियासत का जो महवर है वो तब्दील हुआ था, डायनेमिक्स जब तब्दील हुई थी। इसी तरह ये कोरोना वायरस भी दुनिया की डायनेमिक्स तब्दील करने का मूजिब बन सकता है। और इसमें आपका मौक़िफ़ यहाँ आ गया। हम यही सवाल लेकर चलेंगे अपने दूसरे मेहमान तनवीर साहब की तरफ। तनवीर भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं, जो हमें अभी शकील अनवर कमाल साहब ने बताया कि इकोनॉमी ड्रास्टिकली हर्ट करेगी और ग्लोबली सतह पे हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता देख रहे हैं, जो कि कोरोना के जाने के बाद अपने पूरी आबोताब से जाहिर होगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? थैंक यू। देखिए, मैंने तो ये बात पहले भी कही थी कि हमारी जो नॉन इसेंशियल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, लेकिन इसेंशियल इकोनॉमी जिसमें मेडिसिन ले ले, ऑनलाइन शॉपिंग ले ले, ऑनलाइन इंडस्ट्री ले ले, जितनी भी खाने पीने की दवा चीजें हैं, ये इंडस्ट्री तो अभी बहुत बूम कर रही है। जो लोग ऑनलाइन पे टिश्यू पेपर्स बेच रहे थे या डिसइंफेक्शन की जो चीजें बेच रहे थे, उनके पास तो 500% ग्रोथ मौजूद है। हाँ ठीक है कि बहुत सी जो टेक्सटाइल है, रेस्टोरेंट है, बहुत दूसरी जो चीजें हैं वो इस टाइम पर नहीं खुली हुई है, लेकिन जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है, अमेज़न ने तो यूएसए में कहा है कि 100,000 उनको नए वर्कर चाहिए, उनके पास इतने ऑर्डर आए हुए हैं। जर्मनी का RWE रेवे ग्रुप जो है उसको 5 लाख नए लोग चाहिए, इतना ज्यादा ऑर्डर आ रहा है। तो मुझे ठीक है, एयरलाइन बहुत सी इंडस्ट्री हर्ट हो रही है, लेकिन ओवरऑल बहुत सी इंडस्ट्री इस टाइम बूम भी कर रही है, उनके पास ऑर्डर की कैपेसिटी 500 टाइम बढ़ चुकी है। तो ठीक है, ये बात तो सही है कि इस क्राइसिस के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी थी, लेकिन इस क्राइसिस के बाद ये भी नहीं होगा कि दुनिया खत्म हो गई और हर आदमी सड़क पे आ गया। इस क्राइसिस के जरिए मेडिसिन के लेवल पे बहुत ज्यादा लोग जो है कमाई भी कर रहे हैं, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बहुत नया जो है इंटेंशन एनवायरमेंटल साइंस की तरफ लोगों का आएगा, मेडिसिन, फेयर ट्रेड, नई नई राहें खुलेंगी। जो 25 सेंट की बांग्लादेश से टी शर्ट जर्मनी में आ रही थी वो बंद होगी। यानी कि अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जर्मनी में बांग्लादेश से जो टी शर्ट आती है उसकी कीमत है 25 सेंट। तो इस तरीके से तो दुनिया नहीं चलेगी कि आप कॉटन को इस तरीके से उगा के एक बार पहन के फेंक दे। तो रिसोर्सेज भी हमारी सिलेक्टेड है। तो मुझे तो ये इस बात की खुशी है कि इस चीज से करूंगा तनवीर भाई की कि ये वाकई दुनिया इस लिहाज से चेंज होगी, जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि वर्चुअल रियलिटी और या वर्चुअल बिजनेस के जो रास्ते जो है ना वो बहुत ज्यादा खुलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस इस वक्त लोकल बिजनेस या फिर ऑन प्रेमिस बिजनेस को डिफीट कर चुका है, हरा चुका है, और यही ऑनलाइन बिजनेस के मौके और ज्यादा अब मजीद खुलेंगे, जिससे जो कि इंडस्ट्री 4.0 का एक एस्पेक्ट भी है, जो कि आइंदा वक्त में हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा या हमारी तजारती दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा होगी। इसके साथ के साथ मैं गुजारिश करूंगा कमर भाई से, क्योंकि वो इस वक्त अफ्रीका में भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपके कॉन्टेक्ट हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे आपका क्या ताल्लुकात है, और वो लोग इस तरह से कैसा कर रहे हैं जैसे अल्जीरियन, तुनीजियन और मोरक्को के लोग? ये बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। अगेन इससे पहले ही बात हो चुकी थी। तो अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीस वगैरह ये वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के गर्म ममालिक हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो इतना ज़्यादा
इफेक्ट नहीं किया है इसने इस चीज को। तो वहां पे ये कि जिंदगी थोड़ी बहुत नॉर्मल है, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो भी पीक पे जा रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि अगर वहां पे ये हुआ, जो बहुत लो क्लास कंट्रीज हैं, मतलब लो बजट कंट्रीज हैं, सॉरी, सेनेगाल है और दूसरे कंट्रीज वगैरह हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा जो ना एक साना हो सकता है। लेकिन ये अल्जेरिया, मोरक्को, ट्यूनिस, ये तो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज, वेल एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो सूरत-ए-हाल उन लोगों से जो क्लाइंट्स वगैरह से बात होती है, कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल में है। और सही। वहां पे अभी इकोनॉमी का इतना तो डाउन मतलब वगैरह जो है। अच्छा, इकोनॉमी से अलावा एनवायरमेंटली आप इस पूरे सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं? क्या दुनिया अब एनवायरनमेंट की तरफ संजीदगी से इकदामात करेगी कि एनवायरनमेंट को बचाना है? हमने क्योंकि पिछले 30-40 साल में देखा जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ठीक है ना, जिसको सनदी दौर कहा जाता है, उसमें एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जंगलात को, ग्लेशियर्स को और दीगर जितनी चीजें एनवायरनमेंट को ग्रो करने में, एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में मददगार होती हैं, उनको हमने या गवर्नमेंट ने बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जी, इसमें अगर के इन्वायरमेंट तो लाजमी सी बात है, जो जो फैक्ट्स हैं आप पढ़ ही रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी और फेसबुक में भी, सब तरफ अखबारों में भी कह रहे हैं कि जो बर्फें पिघल रही हैं उसके अंदर से जरासीम निकल रहे हैं, या जो जो XYZ बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन मेन फैक्ट तो यही है, एनवायरमेंट का हमारा जो फ्यूल का जो कंजप्शन है, और वो है। इसके लिए अगर कोई ग्लोबलाइजेशन, कोई एग्रीमेंट होता है सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसी एक बात पे पहुंचते हैं तो वो होगा, वरना तो ये इस वक्त सर नफ्सा नफ्सी का आलम है। सही सही। पाकिस्तान कहता है मैं अपनी जगह खुश हूँ, मुझे ये करने दो, मुझे ये एडवांटेज हो जाएगा। इंडिया ये कहता है, जी जर्मनी हाँ। कहता है कि नहीं जी आप ये नहीं करो, ग्रीन पीस ठीक वाले जो ठीक। वहां पे हैं। लेकिन सही सिर्फ वो सही। जर्मनी में, इंग्लैंड के अंदर एक्टिव है, लेकिन बाकी यूरोप में एक्टिव नहीं है। तो सही ये अगर सही। ग्लोबलाइजेशन के तौर पे होगा, सब इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम्म, तो बेहतरी की तरफ जाएगा। वरना ये तो है कि हम्म। जो हम मुसलमान हैं, जो हमारा अकीदा है, तो उसके हिसाब से। बहुत शुक्रिया कमर साहब। यही सवाल लेकर हम कराची में शकील अनवर कमाल साहब की तरफ चलेंगे। जनाब शकील साहब, आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए कि कोरोना के बाद एनवायरनमेंट की तरफ दुनिया यकसू होगी इकोनॉमी को सस्टेन करते हुए? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक बात बताऊं कि दुनिया ने वी हैव विटनेस 3 एजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। एक तो आपका प्रीवियसली आपने देखा कि एक एग्रीकल्चरल एरा था, जहां पर आपने काश्तकारी जमींदारी के जरिए दुनिया ने अपनी ट्रेड को, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ऐसा दौर चला कि उसने एक्चुअली इस पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया। नो डाउट वी हैव मच एडवांटेजेस विद दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने बहुत बड़ी बड़ी इजादात देखी, हमने जो है कम्यूट करना हमारा आसान हो गया, दुनिया में ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके नुकसानात से ये हुए कि उससे हमारी जो एनवायरनमेंट थी, हमारा जो माहौल था, वो हमारी जो नेचर थी, वो डैमेज हुई। और वो हमने आपने आपने जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट सिनेरियो, जिसमें क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू इस वक्त दुनिया का है, वो क्रिएट हुआ। अब हम इस डिजिटल एरा के अंदर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के हम जब डिजिटल एरा में आए, तो हमारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को और बहुत आसान कर दिया। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, इसने हमारी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया। अब इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, कोरोना वायरस के बाद, जो दुनिया की जहत में देखता हूं, उसमें टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब वी विल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत तेजी से हम इसको अडॉप्ट करेंगे। एक तो ई कॉमर्स इसमें बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा। जैसे आप जानते हैं कि आप सारे ऑनलाइन बिजनेसेस पर आ रहे हैं। मैं बीइंग ए टीचर इस सिचुएशन के अंदर अपने घर से यूनिवर्सिटी की क्लासेस ले रहा हूं, जूम के ऊपर या डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए। दूसरी बात ये, हम दोबारा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वी विल बैक टू नेचर, हम अपने पास्ट में वापस जाएंगे और अपनी नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे दोस्त ने जो कि अफ्रीका से थे, कमर साहब, उन्होंने कहा कि हम शायद कोई ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल दुनिया को इस बारे में सोचना पड़ेगा।
और हम अपने नेचर को की तरफ लौटेंगे। हम अपनी नेचर को प्रिजर्व करने के लिए हम अपने दरख्तों को, अपने पहाड़ों को, अपने दरियाओं को, अपने आसमान को साफ रखने के लिए कोशिश करेंगे। इस गुज़िश्ता 8 दिन के अंदर कराची और लाहौर पाकिस्तान का मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं और दुनिया के पोल्यूटेड सिटीज में इनका नाम आता है। गुज़िश्ता 7 दिन के अंदर जब बिजनेस एक्टिविटी हॉल्ट हो गई, आपके गाड़ियां नहीं चल रही, हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप यकीन करें कि इस 7 दिन के अंदर हम ग्लोबल इंडेक्स के पोल्यूशन के बहुत नीचे आ चुके हैं। हम बहुत ऊपर थे पोल्यूशन के अंदर, अब हम बहुत नीचे आ गए हैं। तो यकीनन ये इफेक्ट करेगा। चिड़िया शायद दोबारा चहचहाएंगी, बुलबुल शायद दोबारा आवाज देंगे, हमें वापस अपने नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा। ये तो दूसरी बात होगी। नंबर 1, टेक्नोलॉजी की तरफ हम बहुत तेजी से अडॉप्ट होंगे। दूसरी बात, हम अपनी नेचर के करीब चले जाएंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया के बिजनेसेस जो है ना, उसकी डायनेमिक्स भी शायद चेंज होगी। आप में से एक दोस्त है हमारे तमीम साहब, उन्होंने बताया कि शायद हम जो है वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, जो हमारी जो फूड स्टफ है, जो फूड की इंडस्ट्री है, फूड की जो आइटम्स हैं, हमें उसकी इस वक्त डिमांड बढ़ गई है और उसकी जरूरत के मुताबिक ही इसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। इस वक्त मुझे मेरी गाड़ी 4 दिन से घर पे खड़ी हुई है, मुझे पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट कम्यूटिंग एनीवेयर, आई नीड फूड। तो इस वक्त की जरूरत तो शायद फूड है, लेकिन आगे जाकर के फूड इंडस्ट्री, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा तरक्की पाएगी। ये एक तरह से बेहतर भी है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से? भाई थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे। एक एस्पेक्ट और भी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा एक्सेप्ट किया है, और या उसने इसको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर करने की कोशिश की। उसने कोरोना वायरस को चाइना वायरस भी कहा है। अगर ये एस्पेक्ट अगर देखा जाए पॉलिटिकली, तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ तक हमें मानने वाली बात है कि हमारे पास बहुत सारे खबरें ऐसी भी हैं कि एयरलाइन सर्विसेज की वजह से कोरोना वायरस जो है वो ग्लोबली फैला है। तो अगर हम इस पे देखते हुए सोचते हैं तो नेक्स्ट ईयर्स में या एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी दुनिया जा सकती है, और जो ऑनलाइन कॉमर्स है उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के तौर पे उस पर पड़ सकता है। तो इस बारे में मकसद, अगर ग्लोबल एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन होती है तो क्या ये इंसानियत के लिए बेहतर नहीं होगा? आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आप सब लोगों से बल्कि गुजारिश करूंगा कि आप लोग वक्त की कमी के लिहाज से अपने अपने जो ख्यालात हैं वो बयान कीजिए, 2 से 3 और उसके बाद हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर देंगे। तो अगर हम बहैसियत बनी नौआ इंसान एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसका फायदा आप देखते हैं या उसका नुकसान देखते हैं? किस तरह से देखते हैं तनवीर साहब? मेरे ख्याल से एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमें चाहिए, जरूरत है। ये पाकिस्तान में रुई निकलती है, फिर वो चाइना जाके धागा बनता है, फिर वो बांग्लादेश जाके टी शर्ट बनती है, सिर्फ इस वजह से कि एट द एंड ऑफ द डे कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी 50 सेंट या थोड़ी सी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। लेकिन जो नुकसान है, मैं तो मेरे ख्याल से ये 80s में जो था कि हम टमाटर अभी पड़ोस से नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे 15 सेंट महंगा है, हम जाके लेंगे अफ्रीका में। तो ये आई थिंक कि ये चीज अब नहीं चलेंगी, और लोगों को अब इस चीज का अंदाजा हो चुका है सबों को कि सिर्फ सस्ता। हेलो जी जी जी, आवाज इंटरप्ट हुई थी। आवाज इंटरप्ट हुई थी। तनवीर भाई, या आप फर्दर क्वेश्चन करें अमर से या शकील भाई से? उनकी आवाज बंद हो गई तनवीर भाई। अच्छा शकील भाई, आप इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर होती है, अगर हम एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसको आप किस नजर से देखते हैं?
देखिए इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होगा जिसमें आपको डिकेड्स लगेंगे शिफ्ट ओवर में। पैराडाइम शिफ्ट होना जो है ना इतना आसान नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये दुनिया तकरीबन 150 साल में ग्लोबलाइजेशन में आई है और आज हम उसको ग्लोबल विलेज कहते हैं। ठीक है, अब अचानक ही सब डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाएगा और दोबारा जो है ना सब अपनी अपनी एंटिटीज के अंदर अपना उगाएंगे और अपना खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। बट इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। जो इंडस्ट्री, जैसा कि हमारे दोस्त तनवीर साहब ने बताया कि अगर कॉटन पाकिस्तान में ग्रो होती है तो डेफिनेटली कॉटन पाकिस्तान में अगर ग्रो होती है तो पाकिस्तान में ही उसी को टी शर्ट बनानी पड़ेगी और पाकिस्तानी ही उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इस हद तक तो चीजें रिस्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन राइट नाउ। इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम। सही सही। अच्छा, यही कमर साहब, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा इस बारे में। जी सर, मैं अपने जो कराची साहब हैं शकील साहब की, उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ और जो उन्होंने तनवीर साहब ने बात की तो है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद मे भी ग्लोबलाइजेशन खत्म ना हो, लेकिन ये कॉन्टिनेंट वाइज हो जाए। एशिया एशिया में रहेगा, यूरोप यूरोप में रहेगा, अमेरिका अमेरिका में, अफ्रीका अफ्रीका में। ये चांसेस हो सकते हैं कि लेकिन मुबीन साहब, आपकी इजाजत से अगर एक सवाल आप सब पार्टिसिपेंट से करूं कि इस वक्त एक कंस्पिरेसी थ्योरी कह लें या एक पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, और इसमें कोई एक ऐसी साजिश है कि जिसके जरिए दुनिया के अंदर जो है ना चंद लोग रूल करेंगे और उसके लिए जो है दुनिया को एक अजीब से पेंडेमिक का से दो चार कर दिया गया है। तो ये क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है और उसके अंदर एंड ग्लोबलाइजेशन भी एक पॉइंट है? इसमें सबसे पहले सॉरी मैं बोलूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ही होगा इसमें। और जो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं अमीर से अमीर तरीन होगा, गरीब गरीब से गरीब तरीन होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक शायद आप लोगों ने ये रिपोर्ट ना पढ़ी हो, यहाँ लोकल उसमें पढ़ा था मैंने कि जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं तो उसमें ये बताया कि ये जो 7.5 लाख मिलियन यूरो जो यूरोपियन यूनियन को मिले हैं, यूरोपियन यूनियन के पास पैसे थे नहीं ये, लेकिन इनको क्रेडिट मिला है। अब ये क्रेडिट किसने दिया है? अमेज़न ने दिया है, बिल गेट्स ने दिया है। जो मल्टी मिलियनर्स जो हैं उन्होंने अपने तौर पे ये जो ना यूरोपियन यूनियन को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया है, ताकि एक उनका सिक्योर अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट हो गई, एक अमाउंट भी सिक्योर हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गई और एक अच्छे उनको जो ना इस समय उसको पैसा वापस भी मिलेगा। तो ये तो वर्ल्ड ऑर्डर ही होगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन ये डंडे के जोर पे होगा वर्ल्ड ऑर्डर या इकोनॉमिकल जोर पे होगा। ठीक, ये यही सवाल हम लेके अपने दोस्त तनवीर साहब की तरफ चलेंगे। तनवीर भाई, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, नया वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है इस दुनिया में। और जो हमारे भाई हैं स्पेन से जो बता रहे हैं कि ए सेट पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा मौजूद है। जर्मनी के पास ये लास्ट 10 इयर्स इनके पास इतना ज्यादा बिलियंस ऑफ यूरो सेव हो चुकी है और जर्मनी बगैर कुछ किए अगले 3 साल अपनी बगैर कर्ज लिए इकोनॉमी को चला सकता है। और ये बिल गेट्स या अमेज़न इन लोगों ने क्रेडिट नहीं देना है। पैसे आज भी पैसे जो लिए जा रहे हैं वो फेड से लिया जाता है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक से। दूसरी बात ये कि भी मैं नहीं मानता कि गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। मेरे जानने वाले कितने गरीब अमीर हो गए हैं कि कराची में कितनी गाड़ियां आ गई हैं और पूरी दुनिया में अमीरी कितनी बढ़ गई है। जो आदमी मैं जिनको जानता हूँ जो कभी गाड़ी यानी कि टैक्सी में नहीं बैठे थे, अब वो दुबई जाते हैं शॉपिंग करने। लोग पूरी दुनिया में अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। इसकी वजह है कि नोट छपता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि वसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल वसाइल बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया बहुत अमीर होती जा रही है। कराची की आप हालत देखें, जाके पाकिस्तान की हालत देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी तरक्की हो गई है। लोग कोई गरीब नहीं हो रहे हैं, लोग सारे अमीर से अमीर हो रहे हैं और लोगों की ख्वाहिश हो गई है और चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे वो जर्मनी, चाहे वो जापान। एक जानने वाला जज है मेरा, उसने कहा था कि इंसान सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता है और फिर काफी अरसे तक वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। यही चीज हर आदमी के साथ है। जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मैं अपने बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है वो बैठ के सिर्फ हमारे बारे में सोचे। ये नहीं होता, सबको अपने अपने बारे में सोचना होगा। कोई वर्ल्ड ऑर्डर नया नहीं बनने जा रहा। जो अभी ये सिस्टम है कि गधा और घोड़ा बराबर हुआ है,
आने वाले वक्तों में वो सिस्टम चाहिए जिसमें घोड़ा घोड़ा हो और गधा गधा हो, और एक तरीके से दुनिया चले जैसे 70s 80s में चलती थी। अभी काफी हर चीज जो है ओवर हीटेड हुई है, आसमान भरा हुआ है, जमीन गाड़ियों से भरी हुई है, शिपों से जहाज भरी हुई है, ये सब चीजें नीचे आए और एक दोबारा सिस्टमेटिकली हम एक नया पीरियड स्टार्ट करें जिसमें सही। और ना हो, जिसमें हम सबका सोचें और एक और की ख्वाहिश में, यानी कि कराची से लोग जहाज में बैठ के दुबई शॉपिंग करने जा रहे हैं। क्या कराची में मार्केटें खत्म हो गई है? और फिर बोलते हैं कि ये अलग डिस्कशन हो जाएगी मुबीन भाई, मैं इस टाइप नहीं जाना मैं चाह रहा, आपका लेकिन मौके आगे हर यहाँ पे हम आदमी बात करेंगे, इस पे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे जिसमें की कोड ऑफ एथिक्स का, ये यही कोड पॉइंट ऑफ लेके एथिक्स शकील बात अनवर कमाल करेंगे। की तरफ, और फिर इसको हम वाइंड अप कर देंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपका मौकिफ यहाँ पर आ गया। शकील अनवर कमाल साहब, आप इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुबीन साहब, मैं तनवीर की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही है। हमें वापस अपने मतलब जिसको इंसानों को इंसान बनने की तरफ का सफर चलना पड़ेगा। अब इंसान को इंसान बनने का सफर तय करना है, और मैं समझता हूँ कि इसी जुमले को आप वो करें कि हमने जो है ना बहुत मशीनी जिंदगियां गुजार ली। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम यहाँ से दुबई बिला वजह शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ से एक नफ्सा नफ्सी के आलम में गुजर रहे हैं। हमारे पास न दिन का हमें होश है, न रात का होश है। हमारा टाइम टेबल एक इंतहाई मशीनी टाइम टेबल बन चुका है, जिसको एक इंसानी टाइम टेबल में तब्दील होना चाहिए। हम नेचर के करीब जाएं, हम चहलकदमी करें, हम गुल बुलबुल की बातें करें, हम मौसीकी सुने, और हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। That can be the result of this pandemic ना। I hope, I wish and I pray for the best of everyone। दुनिया को अल्लाह ताला इस वबा से महफूज करे और जल्द से जल्द हम अपनी जिंदगियों में लौट करके वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें ज्वाइन किया, और इस पूरी बहस का हम लुब्बे लुबाब इसी बात पर करते हैं कि इंसान को इंसान बनने की तरफ लौटना होगा। मशीनी जिंदगी बहुत गुजार ली, और जिस तरह कहा कि 60s में 70s तक भी हम बहैसियत इंसानों वाली जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद हमने एक मशीनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। आज ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन हमें दावत फिक्र देता है, क्या हम वापस उसी जिंदगी जीने की तरफ लौटना चाहते हैं? क्या हम इस मशीनी जिंदगी से उकता नहीं गए? क्या हमें अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए कि वो खुशी फैमिली के साथ गुजार के जो हमें मिलती थी वो अब नापेद हो चुकी है? हम एक सुबह से लेकर शाम तक एक दौड़ में लगे हुए हैं, और की दौड़ में, जिससे हमें बिलाखिर निकलने की जरूरत है। तो हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि कुल का भला कुल की खैर, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत। आपका मेजबान मोहम्मद मुबीन खान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।